नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का चौथा दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से कैसा रहा आज का दिन, देखिए संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर संसद टीवी के खास कार्यक्रम सदन दिन भर में। लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद किया पारित। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जल्द नई सहकारी नीति लाने का किया ऐलान। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को भी सदन की मंजूरी। राज्यसभा से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 और जातियों को शामिल करने से जुड़ा बिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, आदिवासी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार। एस फांगनोन कोनयाक बनी नागालैंड से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाली पहली महिला सांसद। पिछले हफ्ते सभापति के पैनल में हुई थी नामित। पैनल में पहली बार 50% महिला सांसद। और संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन था। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बाधित हुई। हालांकि दोपहर के बाद दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज भी गतिरोध किया, जिसके कारण मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल बाधित रहा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर के बाद लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद पारित किया। उधर राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने पर आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह के निलंबन, मणिपुर की स्थिति और छत्तीसगढ़, इसके साथ ही राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र का ये लगातार चौथा दिन है जब सदन में शून्यकाल नहीं हो सका। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और कुछ सवालों के जवाब भी दिए। सदन में सभापति ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसका असर होता ना देख सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में राज्यसभा से अनुसूचित जनजाति से जुड़े विधेयक पर चर्चा हुई और सदन ने विधेयक को पारित कर दिया। और सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर आज भी गतिरोध किया, जिसके कारण मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल बाधित रहा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलना। आकर आइए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, संसद की गरिमा को बनाए रखें। रोज प्ले कार्ड लाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए। इसमें ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके अलावा लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन समेत विदेश मामले से संबंधित स्थायी समिति का प्रतिवेदन,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से आज चर्चा के बाद पारित हो गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चर्चा के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जैव विविधता अधिनियम 1992 में लाया गया था और पिछले लगभग 30 वर्ष में इससे जुड़ी विभिन्न समस्याएं सामने आई। इसलिए जैव विविधता संरक्षण के लिए ये संशोधन किया जाना जरूरी हो गया। जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान और एकेडमिक सहयोग बढ़ाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन आवश्यक था। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव दिए। हमारे देश में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय बना और आयुष मंत्रालय में निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी के पदार्थों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए कार्य किया गया। और इसलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान हो, इस क्षेत्र में सहयोग हो, इस क्षेत्र में एकेडमिक सहयोग हो, इसके लिए इस बिल में अमेंडमेंट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने डीक्रिमिनलाइजेशन करके कम से कम आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको राहत दी है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का जो माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है। 2002 में जो जैव विविधता संशोधन बिल आया था, वह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था कि जिन स्थानों पर जो चीजें निकलती हैं, उगती हैं, जो चीज उनके हर स्थानीय इलाके की जो खासियत है, उसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए और उसके साथ वो चीजें सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रख के एक नगोया प्रोटोकॉल हुआ था और उस पर भारत भी उसका सिग्नेटरी है। लेकिन 15 वर्षों में कुछ राज्यों ने बायोडाइवर्सिटी लॉ का, खास करके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो थे, उन्होंने बहुत ही गलत फायदे भी उठाने शुरू किए। The government should take necessary steps for the negative points. No definition of codified traditional knowledge. Sir, the bill exempts users of codified traditional knowledge from benefit sharing with local communities. But this term has not been defined. Neither it has been defined the Convention on Biological Diversity Nagoya Protocols. Such a gap might exempt almost all traditional knowledge for the benefit of sharing requirements which counterproductive. JPC, a joint parliamentary committee, had been constituted and I had the privilege of being its members. This JPC went for a meticulous exercise and asked for suggestions from all stakeholders, both government and non-government, before finalizing the amendment bill and sending the same to this August House for ratification. Sir, I must say that India has been a signatory to the UN Convention on Biological Diversity 1992 and the Nagoya Protocol. And in line with these international instruments, we are supposed to bring in certain changes in the Biological Diversity Act 2002. And that is why we are here today to discuss all the amendments that have been proposed after meticulous exercise by the Joint Parliamentary Committee. लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई सहकारी नीति लाएगी। नई सहकारिता प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है, जिससे ये सारी गतिविधियों में आगे बढ़ेगा। ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने का काम शुरू हो गया है। मुझे सदन को बताते हुए आनंद होता है कि 95% काम समाप्त हो गया है। इस विजयादशमी के पहले हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को
प्रधानमंत्री जी के हाथ से ऑनलाइन करने का काम करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 2003 के बाद कभी सहकारी नीति नहीं आई। 2003 से 2020 में कभी सहकारी नीति नहीं आई। हम विजयादशमी के पहले ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लेकर आएंगे। और इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर अपने अपने विचार साझा किए। सहकार क्षेत्र के अंदर जो पूरे देश में एक अलग तरीके का वातावरण बनाने की मोदी जी के सरकार की योजना है, उसका पूरा समर्थन करने का पूरा प्रावधान इस बिल के अलग अलग प्रावधानों में किया गया है। बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पूर्ण रूप से सोसाइटी की बोर्ड की संरचना में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने का प्रावधान है, इसलिए इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद। देश के अंदर सहकारी समितियां जो कार्यरत हैं, अब उनमें पारदर्शिता भी नजर आ रही है और मैं अपने जिले में देखता हूं कि वास्तव में किस प्रकार से अनियमितताओं को अब इस सरकार के माध्यम से दूर करने का काम हो रहा है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद मनीष तिवारी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री से पूछा कि क्या सरकार के पास उचित विज्ञापन राजस्व वितरण सुनिश्चित करने और सोशल मीडिया क्षेत्र के एकाधिकार को रोकने की कोई योजना है, जिसके लिखित जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2023 में भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों, अभियानों, पहलों से संबंधित सूचना का व्यापक प्रसार करने और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावशाली विपणन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जारी की है। इसके साथ ही मीडिया सहित प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन जारी करने और अन्य प्रचारों के लिए पारदर्शी दिशा निर्देश बनाए गए। भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला से पूछा कि किन किन डेयरी उत्पाद ब्रांडों की वैश्विक मान्यता है जिनका देश से बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। क्या सरकार के पास देसी गायों की नस्लों के संबंध में अनुसंधान की कोई योजना है और अगर है तो इसका ब्यौरा दें। इसके लिखित जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने बताया कि एपीडा यानी कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत से डेयरी उत्पादों को 5 शीर्ष निर्यातक चयन किए गए हैं। साथ ही देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। ICAR और NDRI का उद्देश्य गायों की देसी नस्लों का आनुवंशिक सुधार करना है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल पूछा कि क्या डिजिटल प्रौद्योगिकी कृषि के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यदि हां तो की गई और प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा दें। इसके लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि मूल्य प्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है। सरकार की NEGPA योजना, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स से जुड़ी परियोजना राज्यों को उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद समाधान के लिए निधि जारी की जाती है और इसके अलावा ICAR ने किसान सारथी के नाम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका उपयोग देश भर में 731 KVK के माध्यम से किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश और झारखंड में लाभार्थियों की संख्या कितनी है, निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा दें। जिसके लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि PMAYG के तहत मार्च 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत परिवारों से आवेदन की जरूरत नहीं होती। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 पर आधारित योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची और अंतिम सूची से तैयार आवास सूची से की जाती है।
और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। गीता का मतलब गीतम सॉन्ग और भगवत मतलब गॉड। ये इसलिए गीतम कहते हैं क्योंकि ये खाली वर्ड्स के साथ इसको समझ नहीं सकते, ये बियॉन्ड वर्ड्स है। भगवान कृष्ण के मुख से निकला, बस बाकी परब्रह्म का ही शब्द है। कल्प वृक्ष के विशेष एपिसोड में देखिए गीता सार, क्रिया योग के साधक योगी श्री एम के साथ, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सदन दिन भर में, और अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 और जातियों को शामिल करने से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा विधेयक पहले ही पारित कर चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य को आदिवासी समाज से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए और इस संबंध में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजनी चाहिए। केंद्र सरकार आदिवासी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस विधेयक के पारित होने से अब छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, सौरा, भुइयां और बिछिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जा सकेगा, जिनके बारे में पिछले 75 वर्षों में लोगों ने बहुत सारी बातें कही लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। पिछले 9 वर्षों में हम पहुंचते हुए एजुकेशन में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से हर परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और सिकल एनीमिया के अभियान के माध्यम से हम उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता करते हुए अस्थायी समाधान, बाकी समय के साथ हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ होता है, उसके लिए सामान्य चिकित्सा की व्यवस्था आयुष्मान भारत के माध्यम से चल रही है। और इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक को लेकर अपने अपने विचार सदन में रखे। Valmiki and Boya are included in the ST list. Now, I really thank Modi ji when he speaks of social justice. जब सामाजिक न्याय के बारे में वो जिक्र करते हैं, सबका साथ सबका विकास जो नारा देते हैं वो हमल करके दिखाते हैं। जो आज 75 साल के आज़ादी के अंदर 8 हमारे ट्राइबल के अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदार देना और उन्हीं में से 3 कैबिनेट मिनिस्टर देना और पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना। ट्राइबल का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को पहली बार 2014 के बाद से खास करके अमृत महोत्सव के समय में सामने आया। कोई देश जानता नहीं था कि खासी हिल्स का यू टिरोत सिंह कौन है, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कोई जानता नहीं था बिरसा मुंडा की भूमिका को हम जानते थे लेकिन सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। I would request the Honorable Minister to kindly consider the Badugas community in Nilgiris, number 2 the fishermen community, the Valmiki community and the Bear community, which are worthwhile to be announced as ST, sir. I am sure, sir, the Minister will consider Baduga community to be listed in this, sir. राज्यसभा में नागालैंड से पहली महिला सांसद एस फांगनोन कोन्याक ने आज सदन की कार्यवाही का सफलतापूर्वक संचालन किया। उन्हें 17 जुलाई को ही उप सभापति के पैनल में नामित किया गया था। लैंगिक समानता लाने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पिछले सप्ताह 4 महिला सदस्यों को सभापति के पैनल में नामित किया था और पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया। पैनल में नामांकित सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं। और मणिपुर के मुद्दे पर गतिरोध के चलते राज्यसभा में शून्यकाल नहीं हो सका। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल शुरू कराया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रियाओं का हृदय है।
उन्होंने सभी पक्षों से सार्थक चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। गतिरोध के बीच is the heart of parliamentary working. Because of question, one second. Question hour generates accountability and transparency. Question hour permits every member of the house to seek answer from the government. The question hour is helpful to the people at large. Question hour is important for the government also, because government gathers input and response. गतिरोध के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। इस दौरान दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा योजना की समीक्षा और कार्यान्वयन सहित अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए गए। Whether steps like essential drugs will affect the price control in place of essential medicine and steps taken by the government to maintain affordability of these drugs in the interest of the patients, and how many Jan Aushadhi shops has been opened in India. जहाँ तक माननीय रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है गरीबों को सस्ती दवाई मिल सके, इस अवसर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि 9,512 जन औषधि केंद्र पूरे हिंदुस्तान में खोले गए हैं, जिस पर जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं और बाजार की तुलना में 50% से लेकर के 90% तक लोगों को उसमें बचत होती है। और केवल 2023 में चेयरमैन सर 679 करोड़ रुपए की जो बचत हुई है और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया है। सभापति महोदय, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिसके आधार पर सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की रहन सहन पारिवारिक स्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। NFHS डेटा जो है वो एक क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है जो कि प्रोग्राम चल रहे हैं हेल्थ सेक्टर में किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर भी करता है। और ये NFHS डेटा जो लास्ट ईयर का 1921 का हुआ है वो 707 जिलों में हुआ है और जिसमें कि सभी क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए सर्वे होता है जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी होते हैं। Share of taxes collected from the tobacco and allied products in the gross tax revenue of government for the financial year 2022 and 23. जो 21-22 तंबाकू और उत्पादों में GST, प्रस्तुति कर, उपकर मूल्य तथा उत्पादक शुल्क NCD लगभग 62,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था और 22-23 में 72,789 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित बच्चों का प्रतिशत है वो राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है, तो क्या उनके लिए कोई विशेष योजना चलाई जाएगी? सर, हम कुपोषण को लेके बहुत ही गंभीर रूप से सरकार का ध्यान है और काम भी कर रहे हैं। सर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माता को उपलब्धि की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना हो या जननी शिशु सुरक्षा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से, ताकि पहले ही वो डायग्नोसिस हो कि बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो माता और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर अनेक योजनाओं के माध्यम से नरिशमेंट के लिए भी ध्यान रखते हैं। सर, पोषण अभियान के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट भी चलाई जाती है, तो हमारी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड के माध्यम से भी उनको न्यूट्रिशनल का कंसेप्ट दिया जाता है। कृषि बीमा योजना में राजस्थान में बहुत जबरदस्त घोटाला है, किसानों को पर्याप्त कृषि बीमा नहीं मिला, इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी वहां भेजें जो जांच करे कि किसानों के बीमा के नाम पर जो ठगी हो रही है उसमें कार्रवाई की जा सके। मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना जो योजना बीमा योजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को पैसे मिल रही है, राशि मिल रही है। इतना ही नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अच्छे तरह से जो रजिस्ट्रेशन किया है उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके साथ जो किसानों को जो राहत मिल रही है, जैसा किसान क्रेडिट कार्ड हो, बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मदद मिलती है,
बाद में इनाम की भी जरूरत है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से किसानों को मदद हो रही है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। CPIM सांसद इलामारम करीम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि क्या सरकार देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम का निजीकरण करने या उसका विनिवेश करने की योजना बना रही है। इस सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश की नीति अपनाती है। उन्होंने बताया कि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2016 से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, PSE बैंक की सहायक कंपनियों, इकाइयों, संयुक्त उद्यमों के 36 मामलों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। बीजेपी सांसद डॉक्टर CM रमेश ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या पिछले 6 महीनों के दौरान दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं और विभिन्न कंपनियों की दवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं। इस सवाल का लिखित उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु एक विनियामक ढांचा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण नीति 2012 अधिसूचित की है। NPP 2012 में कीमतों के विनियमन के लिए प्रमुख सिद्धांत औषधियों की अनिवार्यता, केवल फॉर्मुलेशंस की कीमतों पर नियंत्रण और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण है। बीजेपी सांसद सीमा द्विवेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से किन किन बीमारियों की दवाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत सुबा ने बताया कि सभी को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि 30 जून 2023 तक देश भर में लगभग 9,512 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। PM बीजेपी की उत्पाद श्रृंखला में वर्तमान में लगभग 18,000 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।